सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज से कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट राजस्थान जयपुर के द्वारा ज्ञान दो 2 कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर एवं कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन जयपुर के द्वारा ज्ञान दो 2.0 कार्यक्रम के तहत आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। सभी विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि आप YouTube के माध्यम से इन लाइव क्लासेस को देख पा रहे हैं और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट रहता है तो आप YouTube के चैट बॉक्स में लिख करके आप हमसे इस बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही हम आपके इन क्वेरीज के लिए शीघ्र ही लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन रखेंगे, जैसा कि ज्ञानदूत 1.0 में रखा गया था। तो अब हम शुरू करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इस टॉपिक के लिए हमने इसे 4 कंटेंट में डिवाइड किया है। सर्वप्रथम जिसे आज हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं वो है टर्मिनोलॉजी। ये हम एक वीडियो में खत्म करेंगे। इसके पश्चात है एल्कली मेटल्स के बारे में डिटेल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। हम थोड़ा सा आज इसे भी देखेंगे, लेकिन अगले 2 वीडियोज में इसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु, इसको लिया जाएगा। और उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्णी संबंधों के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसे लेंगे और उसकी थोड़ी थ्योरी और फंडामेंटल एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जब हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स लेंगे जिसको हम ध्यान से स्टडी करेंगे या उसके बारे में हम पहले ब्रीफली देखेंगे और उसके बाद उसको डिटेल में भी देखेंगे। तो सबसे पहले एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट्स और रेयर अर्थ क्या होते हैं, इस बारे में हम देख रहे होंगे। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले देखें तो ये एक एलोबरेटेड फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का। आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो आपको सारे ग्रुप्स क्लियरली दिखेंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको हाईलाइट करके दिखा रखा है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मतलब हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी पीरियोडिक टेबल में यदि आप यहाँ पे देखें तो हमने 118th एलिमेंट को भी आपके लिए दिखाया हुआ है। आज 118th एलिमेंट तक के बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध है। यदि आप इन एलिमेंट्स को देखते हैं तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 पार्ट्स में होंगे। ये कहलाते हैं एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। इन्हें क्षारीय धातु क्यों कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, अतः इन्हें एल्कली मेटल्स या क्षारीय धातु कहा जाता है। फिर ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इन्हें कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। क्योंकि इन सभी के ऑक्साइड्स अर्थ क्रस्ट में या मृदा के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास बेसिक मेटल्स हैं, बेसिक नॉन मेटल्स हैं। इसको हम अगली स्लाइड में भी देखेंगे। लेकिन अगर आप 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th ग्रुप के बारे में जानना चाहें तो 13th ग्रुप है बोरोन फैमिली, 14th ग्रुप है कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली जिसे पिनकोजेंस भी कहा जाता है, 16th ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली जिसे चाल्कोजेंस भी कहते हैं, 17th ग्रुप हेलोजेंस और 18th ग्रुप नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहलाती हैं। तो इनके बारे में हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन एम्फासिस एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर रहेगा। तो इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्या इसकी क्या परिभाषा है? क्योंकि इनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षकों में प्रवेश करता है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 या ns2 होगा। n यहाँ पे आपका आवर्त संख्या या पीरियड नंबर रहेगा।
इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में प्रवेश करेगा, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहे जाएंगे। इसी तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वे होंगे जिनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन n-2 एफ ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। यहां आप एक बार पुनः इस स्लाइड को देखें तो हमने यहां पे देखा 39 यट्रियम के बाद में लैंथेनम 57 है, लेकिन इसके बाद के 14 एलिमेंट्स ये आप देख सकते हैं सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, ये 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक हैं। इसी तरह से एक्टेनाइड एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक ये एक्टिनाइड्स हैं। ये दोनों मिलाकर के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन लैंथेनम के बाद आने वाले लैंथेनाइड्स और एक्टिनियम के बाद में आने वाले एक्टेनाइड्स कहलाएंगे। और इन्हें हम कुछ हद तक रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और अर्थ क्रस्ट के अंदर, मृदा के अंदर इनकी उपलब्धि होती है। इसी तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी के बीच की होती है। साथ ही में इनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल, मतलब अंदर वाले डी ऑर्बिटल के अंदर प्रवेश करता है। तो यदि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं n-1 डी की वजह से, तो n-2 एफ की वजह से इन्हें क्या कहा जाएगा? ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं और इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाएगा। मैंने जानबूझ के इस तरह से बोला, आप ध्यान से सुने इसे। ये है ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातु, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन n-1 में जा रहा है और इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी के बीच की है, लेकिन इसमें अंदर वाले में जा रहा है n-2 में, इसलिए ये है इनर ट्रांजिशन। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण धातु। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या अंतरा संक्रमण धातु। ये जो हमने शुरू में आपको दिखाया था, हाइड्रोजन जो सिंपलेस्ट एटम है और पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, फिर एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहलाएंगे। अब इस स्लाइड के माध्यम से आप मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बारे में देख लें। पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और बहुत कम मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलाइट्स कौन से होंगे? जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाएंगे। तो मेटल्स क्या है? नॉर्मली ये सॉलिड होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये मैलिएबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, मतलब आघातवर्त्य होते हैं और इनके तार खींचे जा सकते हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया कि नॉर्मली मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये मेटल मरकरी, ये तो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड है। क्या इसके अलावा भी कोई लिक्विड मेटल होता है? तो उत्तर है हाँ। इसके अलावा 3, गैलियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये लिक्विड होते हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट 29.5 के बीच में होता है। गैलियम और सीजियम, इनमें से एक तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ही है और एक 13 ग्रुप का एलिमेंट है। 29.5 के पास होने की वजह से आजकल जैसे सर्दियां हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन जब गर्मियां आ जाएगी तो वापस ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। फ्रेंशियम लिक्विड भी है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। इसके साथ साथ यदि आप देखते हैं तो ब्रोमीन नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड है, लेकिन नॉन मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं? या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसीय स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे सारी की सारी नोबल गैसेस और हेलोजेंस में से भी फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैसीय स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम भी गैसीय स्टेट के अंदर है। लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स सभी सॉलिड फॉर्म के अंदर या ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन। तो यदि आप देखें एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हैं,
पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रॉपर्टीज स्टडी की जा सकती हैं, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी प्रॉपर्टीज स्टडी की जा सकती हैं। तो एस ब्लॉक को दो कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यदि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा कि या तो डाउन द ग्रुप स्टडी करेंगे या अक्रॉस द पीरियड स्टडी करेंगे। तो डाउन द ग्रुप के अंदर जैसा आज हम करने जा रहे हैं और आगे की क्लासेस के अंदर करेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर एस ब्लॉक के तत्वों में या किसी अन्य ग्रुप के तत्वों में किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं या किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, इसे हमें देखना होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या प्रभाव आएंगे, इसे हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के फॉर्म में देखते हैं। तो एक बार आपकी सुविधा के लिए हम थोड़ा सा ये बता दें कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या क्या हम स्टडी कर सकते हैं या क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट ग्रुप तो हाइड्रोजन और हीलियम का है। एक बार मैं आपके लिए वापस पीरियोडिक टेबल यदि लेकर के आऊं तो ये मेन ग्रुप में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप को तो छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड ग्रुप में लिथियम बेरिलियम के बाद में बोरोन कार्बन है। तो इनकी स्टडीज को अपने देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आप देखें तो लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, बेरिलियम में 2s2, बोरोन के अंदर 2s2 2p1 और कार्बन के अंदर 2s2 2p2। इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आएगा। तो यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखें तो कार्बन के बाद में तो गैसीय स्टेट में आ जाएंगी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, लेकिन ये चारों सॉलिड फॉर्म में है। लिथियम मेटल होते हुए सॉलिड है, बेरिलियम भी मेटल होते हुए सॉलिड है, बोरोन नॉन मेटल या मेटलॉइड कैरेक्टर रखते हुए भी सॉलिड फॉर्म में है, और कार्बन नॉन मेटल होते हुए सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। यदि हम इनकी हार्डनेस की बात करें तो लिथियम सॉफ्ट है लेकिन बाकी सभी हार्ड हैं। यहां तक कि कार्बन का डायमंड तो वेरी हार्ड मटेरियल में से माना जाएगा। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो लिथियम के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में भी वृद्धि होती है। इसी तरह से हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर यदि तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली एटॉमिक साइज, जिसे हमें सबके अंदर देखना है, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी और तीसरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो एटॉमिक साइज आप देखें मेन ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहा है। लिथियम के अंदर 152 है और नियोन में जाकर के 71 हो गया। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये दोनों लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के रेसिप्रोकल होता है, इसके प्रतिलोमानुपाती होता है। इसकी प्रॉपर्टीज इसके विपरीत देखी जाती हैं, इसलिए ये डिक्रीज हो रहा है तो ये दोनों चीजें इंक्रीज होगी। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखता है। अब हम एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज इस वीडियो में देखना चाहते हैं। एल्कली मेटल्स में हम फ्रेंशियम को छोड़ दें, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए हमने इसको रेड से यहां दिखा दिया, लेकिन बाकी सभी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी हमें करना है। तो सबसे पहले यदि लिथियम देखते हैं तो लिथियम सॉलिड फॉर्म में है, इसमें लस्टर भी होती है और ये सॉफ्ट भी होता है। लेकिन सोडियम इससे ज्यादा सॉफ्ट है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, यहां दिखाया भी जा रहा है, आप चाकू से इसको काट सकते हैं। इसी तरह से पोटाशियम सॉफ्ट है, इसको भी चाकू से काट सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसको मॉइस्चर में नहीं लाया जा सकता, मॉइस्चर में हम इसको नहीं लेकर के आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम में एटॉमिक नंबर भी देख पा रहे हैं और इनका मास नंबर भी देख पा रहे हैं। तो मास नंबर से इनको आपको इनके एटॉमिक वेट के बारे में भी आइडिया होता चला जाएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जब बहुत रिएक्टिव होते हैं तो फिर इनको स्टोर कैसे किया जाता है। तो नॉर्मली इनको पानी में हम नहीं रख सकते, बल्कि इनको हवा में भी नहीं रख सकते, क्योंकि हवा में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही ये आग पकड़ लेते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में रखा जाता है।
जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आप देखें तो केरोसिन में रखते हैं, जाइलिन में रखते हैं, लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट है, जो लिथियम है वो भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है, हवा में आने पर आग पकड़ लेता है, लेकिन इसको हम केरोसिन या जाइलिन में नहीं रख सकते। जब हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देंगे। तब तक आप चाहें तो अपने आप सोच सकते हैं और चाहें तो चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट करता हूं। लिथियम भी एक्सप्लोजिव है, लिथियम भी हाईली रिएक्टिव है, ये पानी से रिएक्शन करता है, तो इसे पानी में तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे केरोसिन और जाइलिन के अंदर भी नहीं रखा जाता है। क्यों? इसी तरह से आप देख सकते हैं रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है। सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाता है, और लिथियम बैटरीज के अंदर भी बहुत ज्यादा काम में आता है। अभी हाल ही में 2019 के अंदर नोबेल प्राइज भी लिथियम बैटरीज पे काम करने वाले वैज्ञानिक को दिया गया था। और लिथियम बैटरीज का आप लोग बहुत ज्यादा अपने मोबाइल में, लैपटॉप्स में इस जगह पर यूज करते हैं। हमने कहा कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप स्टडी करेंगे। तो डाउन द ग्रुप यदि हम स्टडी करते हैं तो हमें इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो लिथियम से फ्रेंशियम तक जाने पर इनके एटॉमिक साइज में इंक्रीज होता है और इनकी आयनिक रेडियस में भी इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज में भी इंक्रीज होता है और आयनिक रेडियस के अंदर भी इनका इंक्रीज होता है। यहां मैं एक और छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमने कहा कि इनके अंदर, खास करके मैं आपको स्क्रीन पे यदि दिखाऊं तो लिथियम और सोडियम और इसके साथ में पोटाशियम। देखिए, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो डेंसिटी की यदि हम बात करें तो डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर और साथ साथ ही वॉल्यूम के ऊपर। ऊपर से नीचे जाने पर मास में इंक्रीज हो रहा है, ये हमने आपको स्लाइड में दिखाया। इसी तरह से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी पे इफेक्ट दोनों का साथ साथ पड़ेगा। जब दोनों का साथ साथ इफेक्ट पड़ता है और हम लिथियम से सोडियम तक जाते हैं तो इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन वॉल्यूम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए यहां से यहां जाने पर डेंसिटी में इंक्रीज होता है। लेकिन यदि आप सोडियम और पोटाशियम में देखेंगे तो पोटाशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर है कि यहाँ पे 3D वेकेंट ऑर्बिटल्स आ गए। 3D जीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3D वेकेंट ऑर्बिटल्स आने की वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा हुआ अपेक्षाकृत मास के। इसलिए सोडियम से पोटाशियम तक जाने में डेंसिटी की वैल्यू यहां पर डिक्रीज हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे अभी देखेंगे। इसको अपने दोबारा देखते हैं। तो अब अगली स्लाइड के अंदर देखिए, हमने पहले आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये डेंसिटी का पॉइंट है। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथियम से सोडियम तक गए तो डेंसिटी की वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो रही है, सोडियम से पोटेशियम तक जाने पर डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। इसको मास और वॉल्यूम की थ्योरी के आधार पर समझा जा सकता है। अब यदि हम एटॉमिक साइज के साथ देखते हुए इनको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की फॉर्म में देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। देखिए, सीजियम के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि इसको नॉर्मल लाइट डाल करके भी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला जा सकता है। नॉर्मल लाइट डाल करके इलेक्ट्रॉन यदि निकाला जाए तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा,
तो सीजियम क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है, रुबिडियम भी दिखाता है, इसलिए इनको सोलर सेल में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पे बैटरी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और लिथियम की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी इनसे थोड़ी सी कम है, इसलिए लिथियम को यूज किया जाता है। डेंसिटी के बारे में हमने चर्चा की, मैं दोबारा इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और साथ साथ ही इस स्लाइड में आप इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हैं। देखिए, ये मेल्टिंग पॉइंट सोडियम और पोटेशियम का है, ये भी कुछ हद तक रिलेटेड हो जाता है हमारे डेंसिटी के एस्पेक्ट के साथ में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट यदि इनका देखते हैं तो ये लगातार बहुत स्मूथली डिक्रीज हो रहा होता है। तो हमने यहां तक जब देखा तो डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके एल्कली मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाते हैं बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर भी। और क्योंकि आजकल कोरोना पीरियड है जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी पार्टिसिपेट इक्वली करना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कोरोना से क्या रिलेशंस है या कहाँ ये कोरोना के साथ में इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट कर सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक वेबसाइट है जहाँ पे जाकर के यदि आप कोरोना से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो केमिकल एस्पेक्ट आपको मिल जाएंगे और उसकी बायोकेमिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस स्लाइड को यदि ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिसइंफेक्टेंट में बहुत ज्यादा यूज है। आपने देखा होगा कि अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स के आसपास डिसइंफेक्टेंट के रूप में एक कंपाउंड का यूज किया जाता है, उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। और सोडियम हाइपोक्लोराइड पिछले दिनों में यूज होने वाले, सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंपाउंड्स में से है। इसकी हेल्प से हम बैक्टीरिया को डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं, इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सोडियम और पोटेशियम के कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स के अंदर एंटीसेप्टिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लीनिंग के अंदर भी इसका बहुत सारा यूज किया जा सकता है। और इसके साथ साथ सोडियम पोटेशियम पंप जो बायो केमिस्ट्री का या बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मुख्य एस्पेक्ट है, उसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखते हैं तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के साथ में अन्य एलिमेंट्स के साथ में मिलकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाते हैं। और कोरोना पीरियड में हमें इनकी केमिकल इन्वेस्टिगेशंस के साथ में केमिकल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी होगा। हमने आज की क्लास के अंदर आपको एस ब्लॉक की टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया। कल का जब वीडियो लिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो जब हम लेंगे तो उसके अंदर हम एल्कली मेटल्स के बारे में, क्षारीय धातुओं के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हमने आज कर ली, कुछ अगले वीडियो में देखेंगे और साथ साथ हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। इस दौरान जब भी आप वीडियो देखें तो मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रख रहा हूं, आप इनके उत्तर अपने चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। तो आज आपने जो किया है उन्हीं से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एस ब्लॉक एंड रेडियो एक्टिव? निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक होने के साथ साथ रेडियो एक्टिव भी है? इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। टेक्नीशियम, फ्रेंशियम, यूरेनियम और रेडियम। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट इज यूज्ड इन बैटरीज? निम्नलिखित में से कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट्स बैटरीज में निरंतर रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो लिथियम, पोटेशियम, कॉपर और लेड, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप इस चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।